गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पार्ट तीसरा मॉडल पेपर थर्ड लगा रहे थे और उसका सेकंड पार्ट हो चुका था, लास्ट पार्ट है ये। और इसमें हम लोग लगभग 5वें क्वेश्चन तक पहुंच गए थे। तो छठवें का पेज नंबर का चेक करते हैं क्या दिया गया है। पेज नंबर छठवें का जो का है, प्रश्न छठवें का उत्तर का उत्तर इसमें हमसे पूछा गया है राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखिए। इस नियम के आधार पर विलय के मूल द्रव्यमान की परिकलना करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इतनी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। तो राउल्ट का नियम पिछले वाले सेट में हम लोगों ने पढ़ा था और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों की अब रिपीटेड आ रही हैं। आपने यदि 2 सेट पूरे सॉल्व किए हों और तीसरा ये भी, तो चौथा सेट आप अपने मन से सॉल्व कर लेंगे। तो राउल्ट के नियम को तो हम पढ़ा चुके थे। आपको क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम क्या होता है? बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रवाह के बराबर होता है। ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसके लिए जो व्यंजक स्थापित करना है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे राउल्ट के नियम से। तो राउल्ट का नियम क्या होता है? P0 माइनस के PS अपॉन के P0 बराबर विलय का मूल प्रवाह स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे स्मॉल n बराबर होता है W/m स्मॉल में, और कैपिटल N बराबर हो जाएगा कैपिटल W/m। जो क्या होता है, ये मोलों की संख्या होती है। मोलों की संख्या बराबर होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार, और विलायक के मोलों की संख्या के बराबर हो जाएगा विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। तो यहाँ पे आप अच्छे जानते हैं P0 माइनस PS अपॉन के P0 और इक्वल स्मॉल w बटे स्मॉल m बटे कैपिटल W स्मॉल w बटे स्मॉल m और प्लस कैपिटल W बटे कैपिटल N हम लोग कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे तनु विलयन के लिए यदि पूछा जाए आपसे तो हम क्या करते हैं? तो यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा P0 माइनस के PS अपॉन P0 और बराबर हो जाएगा तनु विलयन में क्या होता है, विलायक की मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या की तुलना में बहुत कम होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे P0 माइनस के PS अपॉन P0 इक्वल स्मॉल w बटे स्मॉल m कैपिटल W बटे कैपिटल M। ऊपर का ऊपर गुणा अंदर का अंदर। तो व्यंजक जाके हमें क्या प्राप्त होता है, P0 माइनस के PS अपॉन P0 बराबर स्मॉल w इंटू कैपिटल M और बटे हो जाएगा हमारे पास स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये हमें व्यंजक प्राप्त होता है। ये सॉल्व करना था और राउल्ट के नियम की परिभाषा हमें लिखनी थी। इतना ही इसमें पूछा गया था। अब प्रश्न नंबर जो छठवें का है वो हमसे अथवा वाला एक और पूछा गया है। बाष्प दाब में अवनमन का कारण समझाइए। किसी ताप पर शुद्ध विलायक का बाष्प दाब, मतलब एक न्यूमेरिकल है इसके साथ में, और बाष्प दाब का अवनमन आपसे पूछा गया है। तो जो बाष्प दाब का अवनमन होता है वो क्या होता है, आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं। शुद्ध विलायक तथा विलयन के बाष्प दाब का अंतर क्या कहलाता है? बाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। तो बाष्प दाब का अवनमन क्या कहलाता है? डेफिनेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, ये छोटा सा होगा और आपको पूरा देखना है और समझ में भी सब आ जाएगा। तो बाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं? शुद्ध विलायक का बाष्प दाब तथा विलयन के बाष्प दाब का अंतर ही हमारा बाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। तो फॉर्मूला हो जाता है P0 माइनस के PS किसके बराबर? बाष्प दाब के अवनमन के बराबर। तो अब इसमें हमसे पूछा क्या गया है, एक न्यूमेरिकल जो दिया गया है, हम न्यूमेरिकल पे क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं अपनी। तो न्यूमेरिकल में हमें दिया गया है किसी ताप पर शुद्ध विलायक का बाष्प दाब 0.745 बार है। कितना है? 0.7
विलायक का वाष्प दाब है, तो विलायक के वाष्प दाब को हम P0 से प्रदर्शित करते हैं, जिसके बराबर में दिया गया है 0.745 और इसमें हमें साथ में दिया गया है 0.5 ग्राम आवासशील विद्युत अनपघट ठोस को, मतलब ये जो है स्मॉल w बराबर हमें दिया गया है 0.5 ग्राम आवासशील विद्युत अनपघट को ठोस को 39.0 ग्राम विलायक में घोला गया है। तो कैपिटल W का जो मान है वो हमें दिया गया है 39.0 ग्राम। आगे मोलर द्रव्यमान है जो इसका वो हमें दिया गया है, मतलब कि कैपिटल M है जो हमें दिया गया है 78 ग्राम मोल इनवर्स। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, मतलब जो विलयन है PS है, इसके बराबर हमें दिया गया है 0.71। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जो ठोस का मोलर द्रव्यमान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब ठोस है तो मतलब कि आप समझ गए विलय का अणुभार आपको क्या करना है, ये ज्ञात करना है। और यहाँ से आप अच्छे जानते हैं फॉर्मूला हमारा कौन सा लग जाएगा, P0 माइनस के PS अपॉन P0। अभी हाल हम लोगों ने जो लिखा था राउल के नियम से तनु विलयन के लिए किया था, तो स्मॉल W इंटू कैपिटल M बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। इस वाले फॉर्मूले में आप लोग क्या करेंगे, ये सारे मान रखेंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा जो कि आपको कमेंट में बताना है। अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 6वें का खा उत्तर। प्रश्न नंबर 6वें का जो खा उत्तर है, तो इसमें हमसे पूछा गया है एल्डिहाइड के विचलन की 5 विधियों की अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। ओनली हमें क्या करना है, रासायनिक समीकरण देना है। तो कैसे देंगे, 5 रासायनिक समीकरण देने हैं आपको एल्डिहाइड बनाने की विधि के। तो आप बहुत ही सरल है और आप लोगों ने पढ़ा भी है, 6वें का खा उत्तर है ये। तो इसमें आपसे 5 पूछी गई हैं एल्डिहाइड की, खाली आपको रासायनिक समीकरण देना है। क्या देना है, रासायनिक समीकरण। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो जो एल्डिहाइड है, पहले हम एल्कोहलिक विलयन से प्राप्त कर लेते हैं। पहली विधि इसकी बनाते हैं, R सिंगल बॉन्ड और मैंने लिख दिया यहाँ पे CH2OH। इसकी क्रिया है जो हम कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराएंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड प्राप्त होगा RCHO प्लस हाइड्रोजन क्या होगी, मुक्त हो जाएगी। दूसरी विधि है, जो दूसरी विधि हम लिखते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा प्राप्त करेंगे। यहाँ एडिंग बना लेना, एल्कोहलिक के द्वारा है और यहाँ एडिंग बनाएंगे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा। आपकी लिख लेंगे, आप लोग सुनाई दे रहा होगा। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा, कोई भी रख सकते हो आप, SCOO का होल टॉयस और CA मैंने रखा। और प्लस किसके साथ क्रिया कराएंगे, इसकी हम कुछ नहीं करना होगा, इसे हम सिर्फ गर्म कर देंगे। क्या कर देंगे, गर्म। और गर्म करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा SCHO फॉर्मल्डिहाइड और प्लस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम तीसरी जो विधि है, तीसरी विधि को देखते हैं। तो तीसरी विधि में आपने रोजन-मुंड अपचयन अभिक्रिया पिछले वाले सेट में हमने कराई थी। तो रोजन-मुंड अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड होता है जो ROCl। इसकी क्रिया क्या करनी होती है, हाइड्रोजन से करनी होती है, अपचयन कराती हैं। उपस्थिति होती है Pb मतलब लेड और BaSO4। इसी के सेकेंड वाले पार्ट में मिल जाएगी, ये वहाँ बनवाई थी मैंने। तो यहाँ क्रिया करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, RCHO
मतलब कि एल्डिहाइड RCHO प्लस HCl, ये चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। अब हमारी जो चौथी वाली है, ऐसे आप लोग नोट कर लीजिए जब तक। चौथी वाले में हम क्या करेंगे, अल्कोहल का एक ऑक्सीकरण करा देते हैं। तो लिखा CH3 CH2 और OH एथिल अल्कोहल, और इसका करते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कराएंगे वो भी पोटेशियम डाइक्रोमेट K2 Cr2O7 की उपस्थिति में। सल्फ्यूरिक अम्ल भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO प्लस H2O। इतनी चीज़ें जाके हमें प्राप्त होती हैं। ये 4 अभिक्रिया आप लोग बना चुके हैं। 5वीं आप लोग हमें कमेंट में करके बताएंगे। ग्रिकनार्ड अभिक्रमक के द्वारा आप बना सकते हो, या तो आप उससे भी करके दिखा सकते हो या किसी और से भी करके दिखा सकते हैं आप। और इसके साथ चलते हुए अब हम लोग पहुँचते हैं प्रश्न नंबर 6वें का, जो खाका अथवा वाला है। तो उसमें हमसे क्या पूछा गया है, उसमें हमसे पूछा गया है एल्डिहाइड तथा कीटोन में नाविक रागी योगज अभिक्रिया की क्रियाविधि का एक उदाहरण द्वारा समझाइए। एल्डोल संघनन तथा क्रॉस एल्डोल संघनन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो इसमें क्या करना है, एल्डोल संघनन के बारे में आपसे पूछा गया है और एक और क्रॉस एल्डोल संघनन, 2 अभिक्रियाएं आपसे पूछी गई हैं। तो इसमें आपको करना होगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्डोल संघनन की, और रासायनिक समीकरण देना है इसमें। एल्डोल संघनन की कराते हैं तो हम यहाँ पे एल्डोल संघनन में आप लोग अच्छे जानते हो एसिटाल्डिहाइड होता है जो CH3CHO, इसकी क्रिया हम करवा देंगे। एसिटाल्डिहाइड के 2 ले लेते हैं अणु, कितने ले लेते हैं, 2, CH3CHO 2 अणु लेंगे और उपस्थिति होगी सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की उपस्थिति में। जब करवाएंगे तो हमें प्राप्त होता है CH3 CHOH CH2 और यहाँ पे CHO, ये हमें जाके प्राप्त हो जाएगा। अब हम कीटोन से कराएंगे। कीटोन जो हमारा एल्डोल संघनन है एल्डिहाइड में कराया, फिर हम लोग कीटोन में भी कराएंगे क्योंकि दोनों में हमसे पूछा गया है। तो कीटोन को जानते हो CH3COCH3 प्लस CH3COCH3, 2 अणु इसके भी लेंगे। उपस्थिति हो जाएगी बेरियम हाइड्रोक्साइड की BaOH का होल ट्वाइस। तो हमें प्राप्त यहाँ पे हो जाता है, एसीटोन से बनाना है तो CCH3 और यहाँ पे हो जाएगा CH3 और OH CH2 CO CH3। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन से हमें प्राप्त हो जाता है। और इसी के आगे एस्टिलकरण भी पूछा गया है कीटोन का, तो आप आसानी से कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या है साथ में, और इसमें बस इतना ही पूछा गया है जो कि आप आसानी से कर लेंगे। समझाइए एल्डोल संघनन तथा क्रॉस एल्डोल संघनन। एक और पूछा गया है क्रॉस एल्डोल संघनन, तो क्रॉस एल्डोल संघनन पर और चर्चा कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, जो क्रॉस एल्डोल संघनन है, क्रॉस एल्डोल संघनन, तो इसमें होता है C यहाँ लेंगे, इसको हम तोड़ के ऐसा लिख सकते हैं, प्लस H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। क्योंकि इसमें क्रॉस में पूछा गया इसलिए हम इसे पूरा बॉन्डिंग में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे CH HOH और CH2
C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये हमारा क्रॉस एल्डोल संघनन होता है। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है तो वो 7वें का है, कौन सा है 7वें का है। 6वें में बस यही पूछा गया था जो कि हमने दोनों कर लिए। अब जो 7वें का है इसमें पूछा गया है एरल एमीन की अनुनादी संरचना। ये भी आप लोगों के पिछले वाले सेट में पूरा कायदे से समझा चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं। पिछले वाले जो सेट हैं जितनी भी वीडियो डली हैं उन्हें आप अच्छे से देख लें तो आगे के सारे कर ले जाएंगे अब। और आपसे कहा भी था आप 6 सेट अच्छे से पढ़ लें और सॉल्व कर लें, याद भी होने चाहिए, तो आप कोई भी पेपर आ जाए आराम से 70 में से 50 नंबर का 100% करके आ ही जाएंगे, 50-45 का। तो एरल एमीन क्षारकीय गुणों को क्यों प्रदर्शित करती है, पूरा लिखवाया। नाइट्रो तथा नाइट्रन यौगिक में एमीन के विचरण की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये जो रासायनिक समीकरण है इसके बारे में ज़रूर हम लोगों ने चर्चा नहीं की थी, तो इस रासायनिक समीकरण को हम बना दे रहे हैं बोर्ड पे और आप लोग नोट कर लेना। और बकाया पीछे सब पढ़ा हुआ है। अनुनादी संरचना एनिलीन की बनाई थी हम लोगों ने, और आप भी बना लेंगे, पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं अगर बनाना हो। जो नाइट्रीकरण से, अब उसको देखते हैं। R सिंगल बॉन्ड NO2 नाइट्रीकरण से है इसलिए इसे मैंने लिया। और उपस्थिति लेंगे Pt मतलब प्लेटिनम की या निकल, या तो हम हाइड्रोजन की भी ले सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड NH2 जिसे हम प्राथमिक एमीन कहते हैं। अब नाइट्राइल यौगिक से हम प्राप्त करेंगे इसको नाइट्राइल यौगिक से तो क्या होगा हमारा R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N एल्किल साइनाइड होता है। इसमें भी हम Pt मतलब प्लेटिनम और निकल की उपस्थिति में क्या कराते हैं, बनाते, तो हमारे पास प्राप्त होता है RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ऐसे रासायनिक समीकरण को आप लोग नोट कर लीजिए और बकाया आपका पीछे वाले सेट में सब कुछ लिखा हुआ है। अब जो हमारे पास है 7वें का अथवा वाला उत्तर है। जो 7वें का था, कौन से का था, 7वें का था ये वाला हम लोगों का। अब इसमें अथवा में हमसे पूछा गया निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। ग्लोबल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया आपने देखा होगा, तो ये दूसरे सेट में हमने बनवाई थी। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया ये नहीं बनाई थी, ये हम बनवा देंगे। कार्बोलिन एमीन अभिक्रिया ये भी पड़ी है। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड ये कई जगह हम लोग बना चुके हैं, 2 सेटों में कई बार पूछी गई है और इसे आराम से अच्छे से पढ़ लेना। नाइट्रोजन युक्त वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगी, जो चौथा है सेकंड केमिस्ट्री में, अच्छे से पढ़ के जाना। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ से कुछ ना कुछ आपसे पूछ लिया ही जाता है। तो हाफमान जो ब्रोमाइड अभिक्रिया है ये बिल्कुल सरल है और आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं क्या होता है। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है जो, इसमें क्या होगा C2H5CO जो प्रोपेनोमाइड है, क्या है प्रोपेनेमाइड की क्रिया हम ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, Br2 + के NaOH। आप इसमें टिप्पणी आ जाए तो लिख सकते हो प्रोपेनोमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर हमें एथिल एमीन मतलब C2H5NH2 और प्लस हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O प्राप्त होता है। इसकी बैलेंसी आप लोग कर ही लेंगे। और H2O और यहाँ पे Br बची है तो यहाँ पे प्लस NaBr और प्राप्त होगा, NaBr सोडियम ब्रोमाइड। इतनी सारी चीज़ें प्राप्त होंगी बस, और इसके अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अब जो हम लोगों का है 7वें का न्यूक्लिक अम्ल की संरचना और उनके जैविक कार्यों की व्याख्या कीजिए। न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोटाइड अम्ल दोनों बताए थे हम किसे कहते हैं, ये भी हमारे पहले ही सेट में थे। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन हम लोगों ने अभी पढ़ी थी, 4 प्रकार की पूछी भी गई थी, तो मैंने वहाँ बता दिया था कि विटामिन हम किसे कहते हैं। और हार्मोन भी बताया था क्या होता है हमारे शरीर में, जो कि कहाँ से निकलता है, रक्त कोशिकाओं से द्रव में जाकर मिल जाता है। ये हार्मोन और विटामिन दोनों चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, जिस पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। तो हमारा ये वाला सेट यहीं पर ख़त्म होता है। अब जो अगला सेट है हम लोगों का, अगला सेट है चौथा, और जिसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।
और हम लोगों के 3 सेट पूरे हो चुके हैं। इन वीडियो को आप लोग कम से कम 2 से 3 बार रिपीटेड देख लीजिए, जिससे कि आपके नंबर अच्छे आ सकें, क्योंकि अब हम जो चौथा सेट लगाएंगे तो उसमें बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे जो कि हम आप लोगों के लिए छोड़ देंगे और आपको वो करने हैं और कमेंट में भी बताने होंगे। और जैसे जो भी समस्या आए, जो हमारे ऑफलाइन छात्र हैं, तो वो हमें व्हाट्सएप पर कभी भी हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोग पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें और मेहनत कंटिन्यू लगातार करते रहें, क्योंकि पेपरों के लिए आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। तो अपनी मेहनत को जारी रखिए और आगे की ओर बढ़िए और नंबर अच्छे लाइए, क्योंकि जब आपके नंबर अच्छे आएंगे, परसेंटेज अच्छी बनेगी और आपका रिजल्ट अच्छा दिखेगा। परसेंटेज कैसी भी हो, पर आप पढ़ने में बहुत सक्षम और अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ाई अच्छी करेंगे तो अभी आप जो ज़िंदगी में चाह रहे हो वो आपको पढ़ने के बाद ही ज़िंदगी में मिलेगा। क्योंकि जिस चीज़ में आप अभी समय बर्बाद कर रहे हो, सोच रहे हो ये मुझे मिल जाए, तो आज तो वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ना आपको मिलेगी ना मिलेगा, और आपका भविष्य भी पूरा ख़राब हो जाएगा। आप समय बर्बाद कर लोगे, क्योंकि जो समय आपका बचा हुआ है वो सिर्फ अभी है पढ़ने के लिए, जो कि 22 से 23 साल 25 साल तक के लिए होता है, एक जुनून होता है। इसे आप पढ़ने में लगाइए। इंटर के बाद ऐसा भी ना सोचें कि हमारी पढ़ाई ख़त्म, आपको फिर भी आगे और पढ़ना होगा। और जिन लोगों ने हमें यहाँ तक फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया है, तो उनके लिए बता दें कि इंटर के जितने भी बच्चे हैं तो उन्हें हम हिंदी, यूपी पुलिस और जीडी के लिए पूरी तैयार करवाएंगे। और आप हमसे जुड़े रहें कंटिन्यू और हमेशा। ठीक है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।